चाचा का? देखिए, एक बहुत बड़े समाजवादी कवि हुए आदम गोंडवी, पक्के समाजवादी थे, परंतु बाद में उन्होंने देखा समाजवाद में जिस ढंग से अपराधी तत्व आने शुरू हुए, तो उन्होंने आदम गोंडवी जी ने एक शेर लिखा समाजवादियों के लिए कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज यों विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी मेरी नहीं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। उन्होंने कहा पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये तो आप ही के नेता की कहानी, आप ही के नेता की कहानी। ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए। जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर वो आज वही बापू के बंदर आ गए। भैया बापू के बंदर। बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी ब्रांड वो है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटें थी, उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे नहीं, आके बनारस से चुनाव लड़े, 73 सीटें। यूपी में हमारी 47 सीटें थी, 325 सीटें। इतिहास की धारा बदल दी मोदी जी ने, 34 साल के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत। इसलिए ब्रांड बहुत छोटा शब्द है, मोदी जी युग प्रवर्तक महापुरुष है जी। ब्रांड छोटा शब्द है। जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट है क्या? नहीं है। काला कानून लागू है केरल में, मगर क्यों नहीं बोलते? बोलिए। नहीं है, एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रही है। दोस्तों, यहाँ बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से राजकुमार भाटी जी हैं। यहाँ पे आपको कांग्रेस के ही प्रवक्ता है और आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस अंदाज से सुधांशु जी ने समाजवादी पार्टी को धोते हैं, वो काफ़ी आप लोगों को देख के मजा आने वाला है। और यहाँ पे राजकुमार भाटी जी भी जो है वो भी काफ़ी कड़वे सवाल किए हैं और मोदी जी पे भी काफ़ी कुछ बोले हैं। तो काफ़ी कुछ मुद्दे पर बात हो रही है, काफ़ी आप लोग को मजा आने वाला है यहाँ पे, और काफ़ी हंसी आने वाली भी है आपको डिबेट देख करके। तो आप लोग डिबेट को पूरा देखिएगा। आप लोगों को अनुरोध है कि आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं डिबेट को लास्ट तक, और फिर लास्ट में बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो पोड़ा या उसके परिवार को, वो पार्टी भ्रष्टाचारी होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। लालू यादव का जवाब मैडम ईमानदारी से लोगे मधु कोड़ा का ले लेता हूं मैं जवाब, लेकिन आप लालू यादव पे तो बोलिए। मोदी नहीं बोला, सजा हो गई ना। मधु कोड़ा आए कि इनकी पार्टी में आ गई ना, आ गई ना। कैसे उनकी वाइफ आ गई, उनकी वाइफ आ गई। प्रियंका जी, आप कह रही है कि अगर किसी के पति ने करप्शन करी है, हस्बैंड ने करप्शन करी है, तो उसकी सजा उसकी वाइफ को भी मिलनी चाहिए, उसको भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। लालू यादव के बारे में सवाल पूछा गया। लालू यादव पे क्यों मोदी जी ने लालू यादव पे हम आपको आप यही रखिएगा, भागिए मत। जब करप्शन किया किसके समर्थन से मुख्यमंत्री थे? अब मुख्तार अंसारी के भाई जेएमएम और आरजेडी। मुख्तार अंसारी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अर्ज करिए। इन्होंने कहा कि अपराधियों के ऊपर, तो मैं बताना चाहता हूं, आप बच्चों सब जाके चेक कर लीजिएगा। एक बहुत बड़े समाजवादी, देखिए एक बहुत बड़े समाजवादी कवि हुए आदम गोंडवी, पक्के समाजवादी थे, परंतु बाद में उन्होंने देखा समाजवाद में जिस ढंग से अपराधी तत्व आने शुरू हुए, तो उन्होंने आदम गोंडवी जी ने एक शेर लिखा समाजवादियों के लिए कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज यों विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी मेरी नहीं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। उन्होंने कहा पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये तो आप ही के नेता की कहानी, आप ही के नेता की सुना दो ये तालियां भाई, ये वाला जो है ये जबरदस्त होगा। आदम जी की केवल 2 ही पंक्तियां पढ़ी सुधांशु जी, आगे वाली आप बता दो। बहुत कुछ लिखा है। ये गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए। जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, रामनामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर वो आज वही बापू के बंदर आ गए। भैया बापू के बंदर किसके लिए बोल गए मेरे भाई? किस जमाने में आदम गोंडवी ने लिखा था, हम सत्ता में नहीं थे, आपकी बात हम सत्ता में नहीं थे, हमें थे। बापू के बंदर आ गए। जय हो जय हो जय हो बापू के बंदर आ गए। अमीश जी ने मोदी ब्रांड, मेरा निवेदन है इसे ठीक कर लें आप, इसमें से आर डिलीट कर दें। मोदी बैंड है, ब्रांड कुछ नहीं है। बैंड है, मोदी बैंड, बस बैंड बजता है, बैंड बजता है। चारों तरफ। अब बताएं मोदी ब्रांड क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी ब्रांड वो है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटें थी, उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे नहीं, आके बनारस से चुनाव लड़े, 73 सीटें। यूपी में हमारी 47 सीटें थी, 325 सीटें। इतिहास की धारा बदल दी मोदी जी ने, 34 साल के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत। इसलिए ब्रांड बहुत छोटा शब्द है, मोदी जी युग प्रवर्तक महापुरुष है जी। ब्रांड छोटा शब्द है। ओके मोदी ब्रांड के ऊपर, लेकिन मोदी ब्रांड जो है वो है, लेकिन साथ में राम मंदिर भी है, साथ में अब सीए भी आएगा। क्या करिएगा? मोदी जी की 370 हटा चुके हैं, ये यूसीसी ला चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। क्या करेगा ये? और नरेंद्र मोदी ने बोला है कि इस बार जब मैं 2024 में आऊंगा तो इससे और बड़े काम करने के लिए आऊंगा। अमीश भाई, चुनाव आ गए और बड़े बड़े जुमले छा गए।
और मोदी जी मत बोला करिए जुमले। आपने राम मंदिर जुमला बोला, बना दिया, 370 जुमला बोला, हटा दिया, 2 करोड़ रोजगार बोला था, सबको दिला दिया, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करा था, दिला दिया। जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट है क्या? नहीं है। काला कानून लागू है केरल में, मगर चू नहीं बोलते। बोलिए, तभी तो आप बुलाए थे, नहीं है, एपीएमसी एक्ट है नहीं। ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल, आपका विश्लेषण क्या है? आज की तारीख में क्या हो रहा है, कुछ लोग 60 में से 52 चुनाव हारने वाले को जननायक घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जिसकी विनिंग 87%, यानी राहुल गांधी फिट है इसलिए हिट है। और क्या कमाल कर रहे हो भाई आप। कमाल है। मतलब आपको अगर इन हालात में भी राहुल गांधी किसी को हिट दिख रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है? इसमें बताइए क्या कहा जा सकता है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। राहुल गांधी फिट है। जी। लेकिन देखिए ये बात देखिए, ब्रांड मोदी वो है जिसके उत्तर प्रदेश में 7 राज्यसभा कैंडिडेट जीत सकते थे और 8वें का चांस था, 8वें को जितवा दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कैंडिडेट क्लियर कट जीत सकता था। ब्रांड राहुल वो है जिसको उन्होंने हरवा दिया। खुद सोच के देखिए कहां पे कौन खड़ा है, यह बात सोचनी होगी। सोचिए, बंगाल के अंदर 2 सीटों की दरकार के लिए कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी की सेकंड फिडलर होकर दिल्ली के अंदर लड़ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर नकारते हुए समाजवादी पार्टी ने टिकटें सौंपी। सोचिए क्या हर्ष हो गया कांग्रेस पार्टी का। रोहित अग्रवाल, एक सवाल है, अगर सब कुछ सही हो रहा है तो आपको यूसीसी सीए की क्या आवश्यकता है? देखिए, एक बात अमीश भाई पहले समझनी पड़ेगी हमें कि 75 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया और आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे निर्भर होना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा इनको दर्द होता है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, क्योंकि ये आधा पेट रखना चाहते हैं देश की जनता को, ताकि देश की जनता भूख के आगे सोच ही ना पाए। ये युवाओं के रोजगार की बात करने का इनको कोई हक नहीं है। देश के कैपिटलिस्ट को गाली दोगे, 11 लाख करोड़ रुपए का तेलंगाना में जाके अदानी के साथ करार कर लोगे, उस पर आवाज नहीं निकलेगी मुंह से, और देश के कैपिटलिस्ट को गाली दोगे दिन रात पानी पी पी के, और रोजगार की बात करोगे तो रोजगार क्या विदेश का कैपिटलिस्ट आके तुमको देगा? सुधांशु त्रिवेदी, आप कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी है, आप कह रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन यूसीसी की जरूरत क्यों है, सीए की जरूरत क्यों है? अब हो रहा है कि सीए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आएगा। 2 लाइन में बता देना चाहता हूं। देखिए साहब, सीए क्यों? हाँ, अभी बता रहा हूं, आप पूरी बात होने दीजिएगा। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर में रामलला कहां है, यह साबित करना पड़ेगा। जहां विराजमान है वहां से नहीं मानेंगे। कागज दिखाओ, सबूत दिखाओ, 500 साल पुराने कागज दिखाओ। वही लोग आज कहते हैं कि हम जहां विराजमान है मान लो, कागज मत मांगो हमसे। तो मुझे लगता है कि इस पे वो पंक्ति याद आती है कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। जी, लेकिन सीए की बात जो अब आ रही है कि गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन लेके आ सकता है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है उसके ऊपर? जो शुरू से हमारा स्टैंड था वही स्टैंड। क्या? सीए तो कानून पास हो गया, लेकिन सीए की पहली बात तो जरूरत नहीं थी, दूसरे सीए संविधान विरोधी कानून है। संविधान विरोधी है, मनमोहन सिंह ने बोला है, असम की सरकार ने पास करके दिया है, वहां की केरल की सरकार ने पास करके दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मनमोहन सिंह ने बोला। हवा में बातें ड्राफ्ट दिखाइए, उसके बाद ही चर्चा कर पाएंगे। आपका स्टैंड क्या है? मेरे को पढ़ने तो दीजिए, तब बताऊंगी स्टैंड। ये तो खिलाफ कानून तो आ चुका है, दिखाइए कहां है कानून, कब से आ रहा है, नोटिफिकेशन है। मैं सीए पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने विभाजन की भारी कीमत चुकाई थी, वो आज तक वो पीड़ा सह रहे हैं। अटल जी की एक पंक्ति थी, जो सीए के लिए जो लोग तड़प रहे हैं वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश में, सारे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, सबके लिए कहना चाहते हैं कि जिनकी लाशों पर सर रखकर आजादी थी हमने पाई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। तो उनके ऊपर छाई हुई गम की आंधी को छुपाने के लिए, और अगर ये कह रहे हैं संविधान विरोधी, मैं बताना चाहता हूं सितंबर 1947 में महात्मा गांधी का बयान है कि जो लोग आना चाहेंगे उन्हें आने देना और भविष्य में आने देना भारत की जिम्मेदारी होगी। मैं आपको एक नहीं दर्जनों गिना सकता हूं। सीए के लिए देखिए इस्लामिक मुल्क कई सारे हैं। इस पूरे, देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदू एक ऐसा भाग है जिसका कोई मुल्क नहीं है, और मैं ऐसा भाग है जिसका कोई मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क नहीं है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, जैन खासतौर पर, और हिंदू और सिख, ये लोग कहां जाएंगे? इनका मुल्क तो एक हिंदुस्तान ही है। अगर इनको नागरिकता मिलती है तो आपत्ति क्या है? आपने कहा कि एक अभागा हिंदू ऐसा जो किसी मुल्क में जगह नहीं, उसका क्यों देश नहीं? कई लाख हिंदू तो अमेरिका में रहते हैं, कई लाख कनाडा में रहते हैं, अरब देशों में उन्हें नागरिकता भी मिल रही है। सर, क्रिश्चियन का देश है, इस्लामिक का देश है, बौद्ध का देश है, एक हिंदू देश बताइए, एक हिंदू राष्ट्र बताइए पूरी दुनिया के अंदर। मैं नहीं, इसमें अगर आप बताइए ना, है कोई राष्ट्र, कोई हिंदू राष्ट्र है किसी और देश के पास, को बताओ तो बताइए कोई। दुनिया में और सुनिए, मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एक सेकुलर राष्ट्र बताइए। आज सुनिए, मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एक सेकुलर राष्ट्र बता देंगे। आज कोई धार्मिक राष्ट्र सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, सब पिछड़ते जा रहे हैं। जो संविधान सम्मत और लोकतांत्रिक देश हैं वो ही आगे बढ़। नेपाल के नागरिकों ने खुद वोट करके
नेपाल को धर्म विरोधी राष्ट्र से हटा के संवैधानिक राष्ट्र सऊदी बनाया। और यूएई को आप भी कर दिया लोगों के अंदर जो उन्माद भरते हैं हिंदू राष्ट्र, तो एक मुस्लिम राष्ट्र बताइए जो लोकतांत्रिक को पूरी तरीके से, एक पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मुस्लिम राष्ट्र बताइए। इंडोनेशिया बताइए। इंडोनेशिया है पूरी तरीके से। इंडोनेशिया में रामलीला होती है, राम को पूजा जाता है। हाँ, इसीलिए है गरुड़ा एयरवेज, इसीलिए है मेरे भाई। गरुड़ा एयरवेज है। लेकिन क्योंकि आखिरी राउंड है, मैं सीटों के बारे में आपसे जानूंगा एक एक लाइन के अंदर। इंडिया अलायंस की आप दोनों डिसाइड करके बता दीजिए कितनी सीटें आएंगी। मैं एनडीए की सुधांशु से पूछ लेता हूं, आप बता के टोटल बता दीजिए कितनी सीटें आएंगी इंडिया अलायंस की पूरे देश में। सुधांशु त्रिवेदी, एनडीए का नंबर क्या होगा आपकी राय में? हमारा तो कहीं कोई शक ही नहीं है, बीजेपी 370 के पार और एनडीए 400 के पार। आपका जो या तो झूठे होते हैं या जिनके कोई तिकड़म होती है, केवल वो संख्या बता पाते हैं। चुनाव में संख्या कोई नहीं बता सकता। हम ये कह सकते हैं अखिलेश जी ने बताया, अखिलेश जी ने 403 में 400 बताई थी। तो झूठे होते हैं, 403 में 400 बताई थी। झूठे अच्छा, वो झूठे थे, तिकड़मी थे, या तिकड़म करते हैं। चलिए संख्या बताते हैं। जी। देखिए, चर्चा आगे और होती रहेंगी। चुनाव का माहौल है और ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए मैं सब व्यूअर्स आपको बोलता हूं कि इसको एंजॉय करिए, इसे महसूस करिए, वाद विवाद भी करिए, लेकिन झगड़ा मत करिए। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा, और आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, फिर सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।